नमस्ते। पोस्टपार्टम वीक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम के चौथे हफ्ते के बारे में। मैं हूँ श्रृंखला, प्री एंड पोस्टनेटल एक्सपर्ट। फोर्थ वीक तक आते-आते आपके स्टिचेस, चाहे वो वजाइनल हैं या सिजेरियन हैं, वो हील हो चुके होते हैं। परंतु ध्यान आपको अभी भी रखना है। जो स्टिचेस हैं वो अभी सिर्फ एक्सटर्नली हील हुए हैं, इंटरनली अभी भी वीक हैं। तो स्टिचेस के हील होने के बाद अब आप कीगल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कीगल्स एक्सरसाइज के लिए आपको कैप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे यूटेरस पर, पेल्विक फ्लोर पर और ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है बेबी और एमनियोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा के वेट की वजह से। जब हम अपने पेरिनियम को स्क्वीज करते हैं कीगल्स के दौरान, तो वो हमारे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ करता है, टाइट करता है और साथ में हमारे यूटेरस को वापस शेप में आने में हेल्प करता है। कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद मदर्स को यूरिनेशन की समस्या होने लग जाती है, जैसे कि यूरिन आपको खांसी आती है या आपको छींक आती है या फिर आप जोर से हंसते हैं तो आपको यूरिन लीकेज की समस्या होने लग जाती है, जो कि मदर्स में कॉमन है। जिनकी वजाइनल डिलीवरी होती है उनके साथ ये समस्या बहुत ज्यादा होती है और कई हद तक तो उनका यूटेरस भी वजाइनल कैनाल से बाहर आ जाता है, जिसको यूटेरस प्रोलैप्स भी कहते हैं। तो इन कंडीशंस को बचाए रखने के लिए कीगल्स बहुत हेल्प करते हैं। जब आप कीगल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेरिनियम को स्क्वीज करके हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं, जिससे हमारे पेरिनियम मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे वजाइनल मसल्स टाइट होते हैं, वापस री शेप में आते हैं। अगर वजाइनल डिलीवरी है तो यूटेरस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ग्रो हो जाती है, वो वापस अपने अपने री शेप में आने में कीगल्स उसको और हेल्प करते हैं। और साथ में आपके ब्लैडर की जो कैपेसिटी है, उसके मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिससे इसकी यूरिन होल्डिंग की कैपेसिटी स्ट्रांग होने लग जाती है और हमारे यूरेथ्रल मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। हमारे प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल दोनों ही जर्नी में कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हो सकता है कि अब आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत हद तक कम हो चुकी हो और हो सकता है कि बहुत येलोइश सी ही आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा हो या बिल्कुल खत्म भी हो चुका हो। अगर आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली खत्म हो चुकी है या येलोइश पार्ट पर पहुंच चुकी है, तो कीगल्स आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसी ब्लीडिंग अभी भी है, तो आपको कीगल्स अवॉइड करनी है। डिलीवरी के बाद मदर्स में बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन आपका पोस्चर है। अगर आप बहुत ज्यादा झुक के रहते हैं या फिर आप बेबी को जो फीड है वो थोड़ा झुक के करते हैं, तो उसकी वजह से आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। सेकेंड रीजन, हमारे शरीर बहुत वीक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि आपके शरीर से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप उनको अब रीस्टार्ट कर दें। जो भी कैल्शियम आयरन आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रहे थे, वो आपको अब दोबारा लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में वीकनेस तो है ही और अब साथ में आप अपने बेबी को फीड भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने कैल्शियम और आयरन की पूर्ति नेचुरल फूड से भी कर सकते हैं, परंतु नेचुरल फूड कितना एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में वो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगले 6 महीने तक अपने कैल्शियम और आयरन को कंटिन्यू जरूर रखें। नेचुरली कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप अपनी डाइट में दूध, पनीर, सफेद तिल, काला तिल और गोंद को जरूर अपनी डाइट में अब ऐड करें। शरीर में कैल्शियम और आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी रिच फूड होने चाहिए। विटामिन सी के लिए आप अपनी डाइट में पालक और आंवला को अब ऐड कर सकते हैं। पालक विटामिन सी रिच फूड होता है, जो कि मैं मानती हूँ कि आप अभी तक ज़रूर सूप के फॉर्म में ले रहे होंगे, परंतु अब आप आंवला भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आंवला को आप हल्का-सा स्टीम करें और उसको थोड़ा-सा अचार जैसा बना के, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और सॉल्टी नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा टेस्ट आपको आए, या आप सब्जी बना सकते हैं उसकी, या थोड़ा अचार के फॉर्म में उसको आप रखकर और वो आप डेली कंज़्यूम करना शुरू करें। इससे आपके शरीर में विटामिन सी की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी रहेगी और आपको डिफिशियंसीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। विटामिन डी के लिए आप अपनी डाइट में मशरूम्स को ऐड कर सकते हैं। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध और पनीर आप लेंगे उनमें भी विटामिन डी होता है भरपूर। और आप धूप ज़रूर लें। बहुत ज़्यादा हवा में आपको नहीं जाना है, परंतु
10 से 12 के बीच की धूप आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है, तो वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब आप अपनी बाथिंग का जो प्रोसेस है वो खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आपको डेफ़िनेटली किसी का सपोर्ट लेना चाहिए, परंतु अब आप खुद से भी अपने नहाने का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में जो डलनेस आपको फ़ील हो रही होगी, उसके लिए बेसन या कॉफ़ी का स्क्रब बहुत ही जेंटली आपको अपनी बॉडी पे, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत लूज़ हो गई है अब, और अगर आप बहुत ज़्यादा उस पे अगर प्रेशर लगाएँगे और रगड़ेंगे तो वो स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो आपको बहुत जेंटली ही कॉफ़ी या बेसन का स्क्रब अपनी बॉडी पे यूज़ करना है, और उसके बाद अच्छे से आपको अपनी बॉडी पे ऑयलिंग करनी है। डिलीवरी के 15 दिन बाद आप बॉडी मसाज शुरू कर सकते हैं। बॉडी मसाज आपके शरीर में एक ऊर्जा लेके आएगी, साथ में आपका शरीर जो अब थक रहा है, वीकनेस फील करता है, उससे आपकी थकावट दूर होगी, आपकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, और साथ में आपकी स्किन की जो डलनेस है, जो ढीलापन है, वो दूर होगा। मालिश करवाने का सही समय नहाने के आधा 1 घंटे पहले होता है, और जो आप नहाने के पहले मालिश करेंगे, वो तिल या बादाम के तेल से करें या फिर घी से करें। आप इसमें चाहें तो बादाम और लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं आपके तेल में, और फिर उसे मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में जो अभी वात ऊर्जा, एयर एलिमेंट जो अभी बढ़ा हुआ है, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिलीवरी के बाद स्लो हो जाता है, और यदि हम गर्म तेल से मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा, और साथ में शरीर में एक गर्मी आपको महसूस होगी, जो आपको ठंडे वेदर से और या ठंड लगने से बचाएगी, जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए ही सहायक है। अब आप अपनी डाइट में दलिया, दाल दलिए की खिचड़ी और सूप के अलावा दाल चावल की खिचड़ी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में पनीर और दूध आपको लेते रहना है, और अजवाइन के लड्डू आप खुद के लिए बनवा सकते हैं। अजवाइन के लड्डू के लिए आप अजवाइन को भून कर उसमें घी और गुड़ को ऐड करके अजवाइन के लड्डू बना सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखेंगे, आपके शरीर में गर्माहट बनाए रखेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेंगे, और इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। आप अपनी डाइट में आप पपाया को भी, पपीता को भी ऐड कर सकते हैं। ये मिथ है कि आप आफ्टर डिलीवरी बहुत लंबे समय तक फ्रूट नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट आपके शरीर में आपके हर पोषक तत्वों के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इसलिए फ्रूट बहुत ज़रूरी है, बट आपको ग्रेजुअली धीरे-धीरे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले पपाया से आपको शुरुआत करनी है। तो आप 10 से 4 बजे के बीच की आपकी विंडो होगी कि आप 10 बजे ब्रेकफास्ट के बाद अपना पपाया ले सकते हैं, और साथ में लंच के 2 घंटे बाद इवनिंग स्नैक के जैसे भी आप अपना पपाया ले सकते हैं। पर ध्यान रखें, पपाया को आपको किसी भी और फूड के साथ ऐड ऑन नहीं करना है। जैसे कि आप पपाया के साथ कभी दूध ले लो या पंजीरी ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ पपाया खाना है अकेला, एक बाउल आप ले सकते हैं सुबह और इवनिंग स्नैक के जैसे। पपाया में फाइबर्स बहुत रिच मात्रा में होते हैं, साथ में उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। तो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ये दूर करेगा, आपकी बॉडी में खाने को जो मूवमेंट है खाने का वो आराम से हो जाएगा, और आप ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं महसूस करेंगे। आप रात के समय सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर लें, और उस दूध को थोड़ा-सा मेडिकेटेड बनाएँ, लाइक उसमें थोड़ा-सा आप हल्दी, पिंच काली मिर्च, पिंच आपको दालचीनी का पाउडर ज़रूर डालना है, और साथ में आप चाहें तो 1 चम्मच शतावरी पाउडर ले सकते हैं। थोड़े से डेट्स और काजू को भी आप अपने मिल्क के साथ ले सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी स्लीप है वो बेहतर होगी, आपके जो रनिंग थॉट्स हैं उनको थोड़ा-सा विश्राम मिलेगा, और आप अच्छे से नींद पूरी कर पाएँगे। साथ में आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो आपको ओवरनाइट आपको फीड करना है बच्चे को, तो वो मिल्क का प्रोडक्शन भी प्रॉपर बना रहेगा। अपने साथ अपने रूम में आपको स्नैक्स ज़रूर रखने चाहिए, जैसे कि मखाना, पंजीरी या डेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। बिकॉज़ रात को आपको भूख लगेगी। जब हम फीड करते हैं तो हमें भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसे घबराने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा खाएँगे तो आप मोटे हो जाएँगे। आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है इस समय। अगर आप भूखे रहते हैं तो ये आपके शरीर को तो कमज़ोर करेगा ही, और आपके फीड पे भी ये आपको लोअर क्वालिटी का आपका फीड कर देगा। तो आपको अच्छे से खाना है, हेल्दी चीज़ें खाएँ, अनहेल्दी चीज़ें कंप्लीटली 100% अवॉइड करें। कब आप पार्टी कर सकते हैं, मैं आपको आने वाले सीरीज़ेज़ में बताती रहूँगी, बट अभी आपको सिर्फ़ घर का खाना और हल्का खाना खाना है।
रात में आप अपनी स्नैकिंग के लिए रखेंगे, भूख लगती है बीच में तो ज़रूर आप स्नैकिंग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रात में आप अपने पास पानी भी रखें, फीड करने से पहले और बाद में आपको पानी ज़रूर पीना है। पोस्टपार्टम फेज़ में हमें सिर्फ गर्म और फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। गरम खाना हमारे शरीर में जल्दी से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और साथ में हमारे शरीर को भी गरम बनाए रखता है। ठंडा खाना हमारे शरीर में वाता एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है और जो ऑलरेडी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है और जो हमें बीमार लॉन्ग टर्म तक बीमार करने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको फ्रेश खाना और गरम खाना ही खाना है। फ्रिज में रखा हुआ खाना, कल का बासी खाना या फिर खाना पड़ा-पड़ा ठंडा हो गया है और आप बिज़ी हैं किसी और काम में, फिर आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसी गतिविधियों से आपको खुद को बचा के रखना है। 4th वीक तक आते-आते आप खुद को अच्छी तरीके से सँभाल लेते हैं। तो अब बात आती है बच्चे की। तो बच्चे की अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि हम नाड़ जिसको बोलते हैं, वो अगर रिमूव हो गई है ड्राई होके अपने आप, तो बहुत बढ़िया है। फिर आप उसकी नाभि में तेल डाल सकते हैं और उसको टमी टाइम जो पेट के बल लिटाने वाला टाइम होता है, उसकी प्रॉपर मसाजिंग और उसकी बाथिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। परंतु यदि अगर उसकी नाड़ अभी तक नहीं हटी है और अभी भी वो वेट है, गीली है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें तेल, पाउडर, पानी कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना जाए, जो इन्फेक्शन का कारण बन जाए और आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना है और जब तक नाड़ नहीं रिमूव होती है, तब तक आपको बच्चे को टमी टाइम नहीं देना है। जैसे ही वो रिमूव हो जाती है, वहाँ सब कुछ क्लीन है, कोई इन्फेक्शन नहीं है नेवल रीजन में, तो आप आराम से आगे की जो प्रोसेस है बच्चे की ग्रोथ की, वो पूरी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्टपार्टम से रिलेटेड यदि आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम करते रहें।